स्क्रीन शो हो रही बेटा? यस मैम। यस मैम। लास्ट टर्म पे हम लोग थे अकॉर्डिंग टू अकरेंस एसिड्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, यही बताया था। यस मैम। यस मैम। ठीक, वो दोनों टॉपिक ख़त्म हो चुके थे। ऑर्गेनिक एसिड भी बता दिया था और मिनरल एसिड भी बता दिया था कि कहाँ से अकरेंस होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऐसे एसिड्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर में भी कहाँ, नेचर में जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ से हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिल रहे थे। तो एनिमल्स और प्लांट से कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स मिल रहे थे वो हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मिनरल एसिड देखा। मिनरल एसिड में कहा जो अर्थ क्रस्ट से यानी हमारे अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं उनको निकाल कर ड्यू टू द लेबोरेटरी मेथड, लैब में हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, ऐसे एसिड मिनरल एसिड कहते हैं। और इन्हें हम लोग सिंथेटिक एसिड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये लैब में बनाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट द्वारा बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे? तो हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। मेन 3 ये एसिड्स अपने दिमाग में हम लोग रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक, उसके बाद आज हम एसिड को ही क्लासिफाई करेंगे ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ मतलब समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है कि कौन कितना ज़्यादा प्रबल है, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो किसकी स्ट्रेंथ, कौन सा एसिड है जिसकी ताकत, स्ट्रेंथ मतलब कह सकते हैं सिंपली किसकी ताकत कितनी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा प्रबल है। तो अगर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम कहें तो एसिड को, एसिड आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, एसिड्स आर क्लासीफाई इन 2 टाइप्स। ठीक है, एसिड्स को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एसिड आर क्लासीफाई इन 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एक हमारा कौन सा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, STRONG, स्ट्रॉन्ग एसिड। और सेकेंड वन इज वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं बेटा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? हम लोगों ने लास्ट टर्न पे जब हमने कहा था कि केमिकली अगर हम एसिड की डेफिनेशन देखें तो एसिड क्या होता है? एसिड्स आर दोज विच आर आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, यही लिखा था अपने नोट, जहाँ पर लिखे थे वो ओपन कर लो। ठीक है, क्योंकि पीछे की बातें अगर बताएं तो आप लोगों को पता रहे। एसिड्स आर दोज विच आर आयनाइज्ड इन वाटर, यानी पानी में डालते ही वो आयनाइज्ड हो जाना। आयनाइज्ड मतलब अपने आयंस में टूट जाना। और एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, आपको देता है। यही था। एनीवन से? ठीक, तो ये तो हमने पढ़ा था कि एसिड हमको H+ आयन देता है पानी में डिसॉल्व होने के बाद। तब तो हम जान गए कि H+ आयन दिया, इसका मतलब एसिड है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है? तो जरा डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो बेटा। दोज एसिड, ऐसे एसिड, एसिड तो सब हैं, दोज एसिड्स दोज एसिड which are completely those acid which are completely ionized ionized in
water, completely ionized in water to produce large, ये लिख लीजिए, large concentration of hydrogen ion. Large concentration of hydrogen ion are called strong acid. ठीक है, अब डेफिनेशन को समझते हैं। वहां तो मैंने ये कहा था बेटा कि आयोनाइज्ड हो जाता है पानी में और H+ आयन देता है, लेकिन H+ आयन का कितना अमाउंट देता है, बस इतना। H+ आयन तो स्ट्रॉन्ग एसिड में भी दे रहा है और वीक एसिड में भी दे रहा है, दोनों में देगा आपका, ठीक है। लेकिन अब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इसीलिए है कि उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और इसी जगह हम वीक एसिड की जब डेफिनेशन लिखेंगे बेटा तो लिख लो, वीक एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे तो लिख लो, दोज एसिड which are completely की जगह आप लिखिए partially, ठीक है, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा, H+ पूरी तरह से नहीं टूटेगा तो, लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो इसीलिए एक टर्म यूज किया गया है, क्या, पार्शियली आयनाइज्ड, ठीक है, पार्शियली आयनाइज्ड, ठीक है, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, पानी में आयनाइज तो हो रहा है, H+ आयन दे तो रहा है, लेकिन पूरी तरह से आपका ये जो एसिड होता है वो आयनाइज नहीं होता है। पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, ठीक है, और एंड प्रोड्यूस्ड ठीक है, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट या स्मॉल कंसंट्रेशन, यहाँ आपको लार्ज कंसंट्रेशन दिख रहा है, यहाँ H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होगा स्मॉल होगा, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो स्मॉल होगा, मिलेगा H+ आयन इसमें भी, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ रही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और वीक एसिड क्या होगा, ठीक। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल में हमने कहा, एग्जाम्पल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl H+ प्लस Cl माइनस, ठीक है, H+ प्लस Cl माइनस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम क्या है बेटा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H+ आयन और Cl माइनस आयन में टूट गया। तो यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब ये पानी में डाला जाता है तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, तो HCl इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी जगह मैंने कहा H2SO4 भी अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो 2H+ और SO4 माइनस में तोड़ जाता है, ठीक है। तो यानी H2SO4 याद रख लीजिए, मैंने कहा था 3 एग्जाम्पल, और ज़्यादातर हम लोग इन्हीं एसिड्स का यूज भी करते हैं। वीक एसिड इतने कम रिएक्टिव होते हैं, नाम से ही वीक समझ में आ रहा है, तो रिएक्शन ये बहुत लेट में देते हैं, इसीलिए इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि वीक एसिड को हम लोग जनरली ज़्यादा यूज भी नहीं करते हैं इन देयर रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल वही लिख लीजिएगा H2, इस बार मैं इसीलिए नाम बोलती जाती हूँ कि एसिड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि H2SO4 कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
H2SO4 is the sulfuric acid and HNO3, HNO3 अगर ब्रेक होगा तो H प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा, तो इसका मतलब है HNO3 भी आपका नाइट्रिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये एग्जांपल्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कोई समस्या? ठीक, ये 3 एग्जाम्पल तो ऑन द टंग मैंने शुरुआत से ही कहा था, इसको कर लो। अब वीक एसिड के एग्जाम्पल देख लो कि कौन सा एसिड है जो वीक एसिड में आपका आता है। कौन से एग्जाम्पल्स हमारे वीक एसिड में आते हैं कि अगर आपके सामने एसिड आ जाए तो आप देख के पहचान जाओ कि हाँ ये वीक एसिड है। ठीक है, तो आप वीक एसिड के एग्जाम्पल लिख लीजिए। मिथेनोइक एसिड, वीक एसिड में लिखिए मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड फॉर्मूला इज मिथेनोइक एसिड इज HCOOH। इसे हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मिक एसिड वही एसिड जो चींटी के डंक में हमने देखा था। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी जानते हैं। और कौन सा एसिड हो गया? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको हम लोग जनरली एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और एसिटिक एसिड आपको मालूम है कि सिरके में जो एसिड होता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। कोई समस्या? नो मैम। ठीक है, बच्चा हाँ, कार्बोनिक एसिड जो कि हम लोगों ने वहाँ मिनरल एसिड में पढ़ा था वो भी आपका, हाँ कार्बोनिक एसिड भी, कार्बोनिक एसिड जो कि मिनरल एसिड था, याद आया? कार्बोनिक मिनरल एसिड वैसे हम बेटा कार्बोनिक एसिड का जो यूज होता है ये हम लोग ज़्यादातर, हम लोग फिलहाल अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका यूज हम लोग कार्बोनिक एसिड का यूज जो है वो हम लोग किस में करते हैं? इसी जनरल वीक एसिड की प्रिपरेशन में ही करते हैं। फॉर्मूला लिख लो कार्बोनिक एसिड का, इसको एग्जैक्ट हम बता देंगे कि क्या इसका यूज है। फॉर्मूला लिख लो पहले H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, क्या यूज होता है? अच्छा यूज है, बता दूंगी। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कोई समस्या? और भी कई एसिड्स हैं जो हम लोगों ने कल एग्जांपल्स में देखे थे। कौन कौन से एसिड्स देखे थे? सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब जो हैं वो वीक एसिड हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता है, कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कौन कौन से एसिड्स हो गए आपके? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हो गया। टार्ट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट था? इमली में आपने देखा था, इमली खट्टी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट था? सिट्रिक एसिड, ठीक, चलो ठीक, ये सारे एग्जांपल्स हमारे वीक एसिड है। बस क्यों? क्योंकि इसको वाटर में डालने के बाद वीक एसिड में हम एक ये इस तरह से दिखा दें कि अगर इसको हमने HCOOH को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसका एरो जो हम लोग कुछ इस तरह भी बनाते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, रिवर्सिबल एरो दिखाते हैं। ये H प्लस में और प्लस COO, ठीक है, H प्लस में और यहाँ पर HCOO माइनस में इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लिया CH3COOH, ये भी अगर ब्रेक होता है तो ये हमारा कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं H प्लस बचा रह गया। ये H प्लस आयनाइज तो आपको मिला, इसको देख के आप कह तो दोगे कि एसिड है, लेकिन COO माइनस में भी H प्लस है, इसमें भी आपको H प्लस दिख रहा है। दैट मीन्स है इस पूरे इथेनोइक एसिड में H प्लस
3 इधर 2 इधर, 4 टोटल H+ हैं, तो 3 तो आपके टूटे ही नहीं, केवल एक ही H+ तो टूटा। तो बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में H+ का ब्रेकिंग होता है। कोई समस्या? ठीक। तो आप यहाँ देख रहे थे जितना H+ था पूरा पूरा टूट रहा था, और यहाँ पर जो है वो पूरा पूरा पार्शली आयनाइज हो रहा है, पूरा पूरा H+ नहीं टूट रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ें। कुछ चीजें जान लो कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, पहली बात क्या होती है, इतनी बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जान ही लिए हो, थोड़ी बहुत और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जान लो और वीक एसिड के बारे में भी जान लो। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, वीक एसिड क्यों है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, अगर इसको ये इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लिख लो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, क्या चीज, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, हाई होती, किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, डाइल्यूट कर देंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रहेगी। डाइल्यूट करके हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करके कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ज़्यादा क्यों रहेगी, थोड़ी बहुत तो कम होगी, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। हाँ, यही बताना था। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को सेकेंड पॉइंट में बताना था, इतना हार्ड होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है बर्न द स्किन, लिख लीजिए, इट बर्न द स्किन, बर्न द स्किन। ठीक है, स्किन को कोरोसिव नेचर का होता है, जला देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए हमारे स्किन को या कहीं पर भी पड़ जाता है तो उस जगह को, उस एरिया को जला देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम लोग ज़्यादातर लैब में स्ट्रॉन्ग एसिड का ही यूज़ करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ज़रा सा भी हमारी बॉडी पे गिर गया तो क्या होगा, भाई रिएक्टिव है, हाथ जल जाना है। तो हम लोग बहुत सारी रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, लिख लीजिए, इसका कंसंट्रेशन जो होता है, क्या, किसका कंसंट्रेशन, H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होता है इसमें हाई होता है, जिसकी वजह से ये ऐसा शो हो रहा है। कैसा शो हो रहा है, बर्निंग नेचर शो कर रहा है, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी हाई है। ठीक है, कोई समस्या? इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म को हम लोग अगर डाइल्यूट में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अगर हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड को, अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कंसंट्रेटेड एसिड, और कंसंट्रेटेड वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप कहोगे कि इसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से इसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कह रहे हैं। अगर हम इसको डाइल्यूट में कन्वर्ट कर दें, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करने का क्या रीज़न होता है, तो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करने से इसकी स्ट्रेंथ यानी इसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी। अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि लैब में आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, सारी रिएक्शंस हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड से नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड होता है कंसंट्रेटेड एसिड कि हमको जल्दी लैब टेक्नीशियन या कोई टीचर आपको कंसंट्रेटेड एसिड डायरेक्ट पकड़ा भी नहीं देता है। बहुत रेयर रिएक्शंस में हम लोगों को कंसंट्रेटेड एसिड मिलता है, जिसमें कहा जाएगा कि हाँ इसमें कंसंट्रेटेड एसिड से ही रिएक्शन करानी है। अदरवाइज हम लोग ज़्यादातर रिएक्शंस डाइल्यूट एसिड से ही करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर कंसंट्रेटेड को
डाइल्यूट में कन्वर्ट करने से उसका इफेक्ट जो है, हार्डनेस जो है, H+ का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है और हमारे लिए हार्मफुल कम रहेगा। इसलिए लैब में हम लोग डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड में बदल के कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में बदल के हम लोग यूज करते हैं। अब पूछा ये जाता है कि कैसे बदलोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर तुम्हें लैब टेक्नीशियन बना दिया जाए, लैब का इंचार्ज बना दिया जाए, तो अब तुमको डिबिया में भर भर के डाइल्यूट एसिड रखना है, तो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सुनो, हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका बीकर है, इसमें आप 90 ml वाटर भर लेना। कितने ml वाटर? 90 ml। और 10 ml जो है, 90 ml आपने क्या लिया? पानी लिया। और 10 ml आपने जो भी कंसंट्रेटेड एसिड, अब हमने कहा एक एसिड होता है HCl, एक एसिड H2SO4 और एक एसिड जो है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। तीनों में से कोई भी एक एसिड जिसको आपको कंसंट्रेटेड बनाना है, हमने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का को ही, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, तो आपने पानी लिया 90 ml और उसमें कंसंट्रेटेड HCl का अगर डाइल्यूट बनाना चाह रहे हो तो 10 ml HCl ले लो। ठीक है, 10 ml क्या ले लिया? HCl, वो भी कैसा HCl? कंसंट्रेटेड HCl, और इसमें डाल दो। डालने के बाद जो अब आपका सॉल्यूशन बन गया वो आपका कैसा हो गया? वो डाइल्यूट HCl में कन्वर्ट हो गया। क्या कोई समस्या? समझ में आया? यस मैम। ठीक, अगर हम कहें कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको किस में चेंज करो? इसको डाइल्यूट एसिड में चेंज करो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज करो। सबसे पहले क्या करोगे तुम? तुरंत बीकर उठाओगे, 90 ml पानी भरोगे। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर मिल जाए तो अति उत्तम है, अदरवाइज टैप वाटर से ही यूज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी रिच लैब में जाओगे तो ही तुमको सारा काम डिस्टिल्ड वाटर से करने को मिलेगा, अदरवाइज टैप वाटर से ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है, 90 ml तुमने क्या भर लिया? पानी भर लिया। ठीक है, पानी भरने के बाद उसमें क्या करना है? 10 ml तुम्हें क्या करना है? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देना है। अब जैसे ही डाला, दोनों मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हम लोग क्या बन गया? हम कह देंगे ये जो सॉल्यूशन हमारा बन गया है वो बन गया है डाइल्यूट H2SO4। कोई समस्या बेटा? अब देखो बेटा आगे, और क्या बताना था? अब एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूछा जाता है क्या हम पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालें या कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालें? बात आ रही ना समझ में? कि हम पानी पहले भर लें फिर एसिड डालें, या पहले एसिड भर लें फिर पानी डालें फिर वाटर डालें? दोनों कर सकते हैं ना। दोनों में से कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहेगा? तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। मैंने क्या पूछा तुम लोगों से? मैंने कहा कि क्या आप पानी ले लो, दोनों चीज़ें कर सकते हो ना। तो आप पूछोगे नहीं कि मैडम पहले पानी ले के उसमें एसिड डालें या एसिड ले लें फिर पानी डालें। दोनों तो करना सही रहेगा, है ना। तो लेकिन प्रेवेबल कौन सा ज़्यादा रहेगा कि आप किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे? तो आपके कहीं किताब में आप खोल खाल के देखना, किताब जब रीडिंग करोगे बुक, उसमें भी कहीं लिखा होगा, अभी तो पता नहीं कहीं लिखा है। ठीक है, अच्छे से बुक रीडिंग करना, तो उसमें कहीं लिखा होगा, आपको मिलेगा कि अगर हम लोग पानी ले लें उसके बाद अगर उसमें एसिड डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड में सीधे वाटर डालेंगे तो एसिड तुरंत क्या करेगा? रिएक्टिव होता है एसिड तो तुरंत, और वो तुरंत बाहर जो है आपके, हो सकता है आपके फेस को भी इंसर्ट कर दे, हो सकता है ये आपके फेस को भी इंसर्ट कर दे। और आराम से डाला जाता है, तब हम लोग इसको कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में बना सकते हैं। क्या कहा हमने? कहा पानी ले लेना है, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड धीरे धीरे करके किनारे से डालना है, डायरेक्टली अपने फेस को उस बीकर के सामने भी नहीं लाना है। ठीक है, और कभी जल्दी ये नहीं करना चाहिए कि आपने एसिड ले लिया और उसके बाद उसमें पानी डालो।
ठीक है, तो आप प्रेफर क्या करोगे, पहले पानी लो, पानी का अमाउंट ज़्यादा रहता है, और उसके बाद उसमें एसिड डालना धीरे धीरे। ठीक, ये वाला प्रोसेस गलत है। ठीक, करने को बहुत लोग कर भी सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा सावधानी बरत के करना रहेगा। लेकिन क्यों हम लोग ऐसा करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि वो आपके फेस पे ही आ जाए, रिएक्टिव ज़्यादा है, फेस पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिएक्शन नहीं करानी है। कोई समस्या? नो मैम। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। ठीक बेटा, उसी जगह इसका जस्ट अपोजिट सारी बातें होंगी, जितनी बातें मैंने अभी तुमको बताई उसका जस्ट अपोजिट वीक एसिड का होगा। वीक एसिड जो होता है वो लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी कम होगी, कोरोसिव नेचर कम होता है। नहीं तो इमली खाओ और नींबू खाओ, सब में तुम इतना हार्ड नहीं होता, सारी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन इतना हार्ड नहीं है। इवन आप दही खा रहे हो, दैट मीन्स कि आप लैक्टिक एसिड ले रहे हो, तो ये सारे एसिड वीक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आसानी से आप इसे खा सकते हो। और हार्ड क्यों नहीं होता, रिएक्टिव भी नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादातर इसको लैब में हम लोग रिएक्शन करने के लिए भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं देता। कर देगा तो बड़ा समय लगा देगा, इतना समय हम लोगों के पास नहीं होता है कि बैठ के इंतज़ार करें रिएक्शन होने का। ठीक है, तुरंत का तुरंत हमें रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन कराने के लिए हम ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज़ ही करते हैं। ठीक, चलो बेटा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एसिड के बारे में ही पढ़ते हैं। अभी केवल एसिड ही चल रहा है, अभी बेस मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, अभी जितनी बातें की थी मैंने सब एसिड्स के बारे में बात की थी। पहले एसिड का टेस्ट बताया था, एसिड के टाइप वाइप भी बताए थे हमने, 3 तरह के एसिड्स में क्लासीफाई किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसिड को और 3 तरह से नहीं, 2 ही तरह से क्लासीफाई किया था, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। फिर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आज हमने क्लासीफाई कर लिया। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो एसिड की प्रॉपर्टी में पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, एसिड्स हैव अ श्योर टेस्ट। ठीक है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। प्रॉपर्टी मतलब लक्षण, कैसा दिखता है, किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, तो एसिड स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये जो आपने पढ़ी हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी हम जानते हैं कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, एसिड्स। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है, एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं, चाहे वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वीक एसिड थोड़ा कम कंडक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वी एसिड सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आप यहाँ से आप थोड़ा सा नया पढ़ोगे, नया जो है वो जानोगे और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, एसिड अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट क्योंकि रिएक्शंस आ गई, केमिकल रिएक्शंस आ गई, एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ये सॉल्ट बार बार आ रहा है, केवल दिमाग में रखो कि सॉल्ट क्या होता है, अभी क्लियर होगा सारा
ठीक है, बस दिमाग में रख लो कि सॉल्ट बनेगा। ठीक, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ये पॉइंट बिल्कुल माइंड में रख लो। क्या मैंने कहा, मैं लिख ले देती हूँ कि अगर कोई भी एसिड ले लो, उसकी रिएक्शन किसी मेटल से करवा दो, मेटल कोई भी ले लो, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, आयरन ले लो, ठीक है, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, जिंक मेटल ले लीजिए, उसकी रिएक्शन आप लोग एसिड से करवा देंगे तो आपका बनना क्या है, सॉल्ट बनना है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो मैंने ऑन द रिटन लैंग्वेज में लिखा है, इसको मैंने फ्लो चार्ट में आपको समझा दिया। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं भाई, कोई एसिड, कौन सा एसिड हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल। हमने कहा हम एसिड ले लेते हैं, एक एसिड ले लिया, हमने ले लिया H2SO4, एसिड ले लिया H2SO4, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, कोई मेटल कौन सा ले लें, तो हम लोगों ने खास तौर पे ले लिया जिंक मेटल ले लिया। ठीक है, जिंक मेटल, इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी लैब में प्रोसीड हो सकती है, यानी आपको लैब में जब भी स्कूल खुलेगा मैं दिखा दूंगी कि कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और ये बात मैंने क्लास में भी बताई थी आपको कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बन रहा है, सॉल्ट। ठीक है, कैसे ब्रेकिंग होगी बेटा, देखो एसिड आपका ब्रेक होगा जैसे ही मेटल से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो आपका मेटल जो है ये SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका बनना क्या है, ZnSO4 प्लस, क्योंकि आपने देखा फ्लो चार्ट में कि सॉल्ट बनना है प्लस H2 गैस रिलीज होनी है, तो एसिड के अंदर में जो प्रेजेंट H2 है वही तो निकलेगा, तो ये आपकी प्लस H2 गैस आपकी रिमूव आउट हो गई। ठीक है, और ये जो ZnSO4 है ये आपका सॉल्ट है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। नाम क्या है इस सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो आप इसका नाम बताओगे जिंक सल्फेट। Zn से जिंक, SO4 से सल्फेट, तो आपका नाम हो जाएगा क्या, जिंक सल्फेट। क्लियर, तो एसिड हमने कोई ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, मेटल ले लिया जिंक, इसकी रिएक्शन हमने कराई आपस में, तो सॉल्ट बना प्लस H2O आपका गैस रिलीज हो गई। ठीक है, अब हमसे इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि H2 गैस रिलीज हुई, भाई एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब में आपने भाई एसिड भर लिया, एसिड ले लिया, एसिड हमने कहा H2SO4, लैब में खड़े होगे तो कैसे ये रिएक्शन कराओगे, H2SO4 ले लिया, ठीक ले लिया, उसके बाद इसमें हमने जिंक के टुकड़े होते हैं, आप इस तरह से जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, आपको जिंक का कलर भी मैंने बताया था, सिल्वर ग्रेइश कलर का जिंक होता है। ठीक है, इस जिंक के टुकड़े को आपने इस एसिड के अंदर डाल दिया, जैसे ही एसिड के अंदर डालोगे ये रिएक्शन देने लगेगा। ठीक है, ये रिएक्शन देने लगेगा और रिएक्शन होने पर आपको कुछ गैस यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, और वो गैस आपको समझ में भी आएगी, हल्का हल्का बुलबुले से छूटेंगे, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा जो गैस निकल रही है वो H2 गैस ही, क्योंकि अब उसमें ये तो निकल नहीं रहा कि H2 निकलता चला जा रहा है, बस गैस निकल रही है। आप कंफर्म कैसे करोगे कि वो H2 गैस ही रिलीज हो रही है, तो आप कंफर्म करने के लिए, यानी कि H2O का टेस्ट क्या होता है कि अगर H2O गैस रिलीज हो रही है तो अगर उसके सामने आप लोग बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे, क्या लेकर जाओगे, बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे, तो बर्निंग कैंडल जो है, ठीक है, जैसे ही जलती हुई कोई भी कैंडल लेकर जाते हो तो वो कैसा साउंड क्रिएट करेगा, बर्निंग कैंडल, देन इट क्रिएट पॉप साउंड। कैसा साउंड क्रिएट करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। अब पॉप साउंड कैसा होता है ये मैंने आपको क्लास में बताया था, जैसे छुरछुरियाँ नहीं छूटती है, ठीक है, वैसी कुछ साउंड आपको क्रिएट होगी। अब भाई कैंडल लेके जाओ, यहाँ पर आप बर्निंग कैंडल लेके जैसे इसके टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेकर जाओगे, चट्ट चट्ट सी आवाज होगी। क्लियर, तो जैसे ही अगर चट्टे चट्टे की आवाज समझ में आए तो आप कह दोगे हाँ यहाँ से जो गैस निकल रही है वो H2 गैस ही निकल रही है। कोई समस्या बेटा, तो पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन, पूछा हमसे जाता है कि H2 गैस रिलीज हो रही है, हाउज यू टेस्ट, कैसे आप उसको टेस्ट करोगे, हाउज यू आइडेंटिफाई,
हाउ यू से दैट द गैस रिलीज इज H2, कैसे निकल रही है? तो आप कहोगे कि इफ वी टेक अ बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक। अब कैंडल वहाँ कहाँ मिलेगी? तो मैच स्टिक ही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करके दिखा देते हैं, है ना। तो मैच स्टिक, अगर जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाओगे तो वहाँ पर चिट 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 सी आवाज़ सुनाई देगी आपको, ठीक है। और अगर वो आवाज़ आती है तो आप कहोगे H2 गैस रिलीज हो रही है। ये है आपका H2 गैस का कंफर्मेशन। क्लियर? चलिए, आपने कहा कि हमने एक एसिड ले लिया H2SO4 और प्लस जिंक। ज़्यादातर याद करने के लिए किताबों में यही रिएक्शन दी होती है। क्या कोई और एसिड नहीं ले सकते? हाँ, क्यों नहीं ले सकते। एक एसिड ले लीजिए, आप HCl ही ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि कहोगे ना मैडम कि एसिड प्लस में मेटल, तो कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, ठीक है। तो हमने एक एसिड ले लिया, बदल लिया एसिड, ठीक है। क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर ये आपकी रिएक्शन दी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किताब एकदम रटी रटाई हो। कोई अलग सी रिएक्शन आपको मिल जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि एसिड HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किससे रिएक्शन किया बेटा? मान लो हमने मेटल चेंज कर लिया, हमने सोडियम ले लिया, सोडियम धातु ले ली, क्योंकि मेटल ही लेना है, हम कोई भी मेटल ले लें, ठीक है। अब हमको आगे रिएक्शन दिखानी है तो हमें ये पता है कि बनना क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या बनना है। एक सॉल्ट बनना है प्लस H2 गैस रिलीज होनी है। अगर HCl ब्रेक होगा तो यही H जो है यही तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा, है ना। तो भाई यहाँ तो केवल एक ही H है, और आपको मालूम है कि जब भी अलग से रिलीज होगा तो H केवल प्लस फॉर्म में तो निकल नहीं जाएगा, वो हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर इसके 2 मोल कर लें, तभी आगे H2 गैस रिलीज होगी। क्लियर? कोई समस्या? ठीक, तो 2 मोल हम लोगों ने HCl ले लिया प्लस, अब देखो बेटा, अगर 2 मोल किया H2 तो निकल गया, लेकिन Cl के भी तो 2 मोल हो गए, ठीक है। तो Na और Cl को जुड़ना है, तो Na का भी वैलेंसी +1 होती है और Cl की वैलेंसी -1 होती है, ये भी आपको पता है। तो अगर -1 दोनों की वैलेंसीज हैं तो फॉर्मूला तो कैंसिल आउट, फॉर्मूला तो NaCl ही बनना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ एक ही Na है, Cl तो 2 कर लिए थे, तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, तब आपका ओवरऑल NaCl बन गया। ये NaCl भी आपका क्या है? सॉल्ट ही है। NaCl भी आपका सॉल्ट ही है, लेकिन सॉल्ट, इस सॉल्ट का क्या नाम है? इस सॉल्ट का नाम है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जनरली यही आपका क्या है? जनरल सॉल्ट, साधारण नमक, ठीक है। जो नमक आप लोग घर में यूज़ करते हो उसका फॉर्मूला NaCl ही है। और ये H2 गैस रिलीज हुई, आप कैसे कंफर्म करोगे? तो आपको टेस्ट मैंने ये बता रखा है कि हाँ, आप कैसे H2SO4 का टेस्ट, H2 का टेस्ट कैसे करोगे। कोई समस्या बेटा? जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉलिड रहेगा या लिक्विड में रहेगा? बेटा सॉल्ट का सॉल्यूशन ही मिलेगा बेटा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में मिलेगा आपको। आई बात समझ में? हाँ, एक्वस फॉर्म में मिलेगा, आप सॉलिड बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्वस फॉर्म तो सब लोग जानते हैं, एक्वस फॉर्म मतलब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4th प्रॉपर्टी देख ली कि अगर एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो बनना क्या है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको रट लो, बिल्कुल दिमाग में रख लो। कोई भी एसिड मिल जाए, कोई भी सॉल्ट मिल जाए, आप हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करना, बाकी बचे हुए को ज्वाइन करके लिख देना, ठीक। चलो, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको बुक में अपनी कॉपी में नोट्स बना रहा हो वो नोट्स बना ले, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ठीक है। फोर्थ तो हो गई थी, 5th प्रॉपर्टी लिखिए, एसिड रिएक्ट विद। 5वीं प्रॉपर्टी, अब रिएक्शन ही रिएक्शन है, ये समझ लो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें रिएक्शंस ही मोस्टली देखनी है, ठीक है। तो एसिड अगर हमारा बेटा
एसिड हमारा क्या करे, लिखो जरा, एसिड एसिड रिएक्ट एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। अगर एसिड की रिएक्शन, कोई भी एसिड, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसीलिए एसिड की ही रिएक्शन करवा रहे हैं किसी से भी। पहले अभी एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाई, अब एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से कराने जा रहे हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है, टू फॉर्म, लिखिए, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। वहां पर देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ ही साथ में, ठीक है, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एंड सॉल्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सॉल्ट, ठीक है, एंड ऑल्सो वाटर इज रिलीज आउट, एंड ऑल्सो वाटर इज रिलीज, ठीक है, वाटर इज रिलीज। क्लियर? चलिए, मैंने क्या कहा इसको मैं फ्लो चार्ट में दिखा देती हूँ। एसिड ने क्या किया, रिएक्शन किया मेटल कार्बोनेट से, तो मैंने क्या कहा, क्या क्या बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा। पहले सॉल्ट दिखा दो, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखा दो और साथ में पानी भी निकल रहा है। ये आपकी रिएक्शन होगी अगर एसिड ने मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन किया। वहां पर देखा था हम लोगों ने, एसिड ने सिर्फ मेटल से रिएक्शन किया था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। यहाँ पर एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है, तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब समस्या फंसती है कि ये मेटल कार्बोनेट्स होते क्या हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स होते क्या है, मेटल तो सब लोग जानते हो कि भाई कोई भी मेटल हो गया। अब कार्बोनेट क्या होता है, तो आपको बता दे बेटा कि कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, ठीक है। अगर कोई एसिड ले लो, मान लो हमने एसिड ले लिया Na, ठीक है, सोडियम ले लिया, ठीक है, और कार्बोनेट हो गया CO3। Na और CO3 को कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो Na इज अ मेटल, कार्बोनेट हो गया। अब इन दोनों को एक साथ बोलोगे तो मेटल कार्बोनेट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। मान लो हमने एक और एग्जांपल ले लिया, इसी जगह हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम भी आपका मेटल है, और कार्बोनेट ले लिया CO3, ठीक है, तो आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। अब हम ये जान लो भाई, क्योंकि फॉर्मूला दोनों को मिलाकर क्रिएट करना रहेगा, तो कार्बोनेट की वैलेंसी याद कर लो बेटा, कार्बोनेट की वैलेंसी आपकी होती है -2, ठीक है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। अब समझ में आ गया। अब अगर सोडियम का कार्बोनेट बनाना है तो तुम कहोगे कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है, यही तो होती है ना। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो इसकी वैलेंसी यहाँ आ जानी है, इसकी वैलेंसी यहाँ आ जानी है, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, है मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल। कैल्शियम का कार्बोनेट अगर बनाओगे तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। अब दोनों सिमिलर है, कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला बनना है CaCO3। क्लियर? इस तरीके से हम लोग कोई भी मेटल कार्बोनेट देख के आप पहचान जाओगे कि मेटल के साथ अगर CO3 लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल कार्बोनेट। चलो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, समझते हैं। भाई एसिड ले लिया हमने, HCl एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से करा दी, ठीक है। HCl की रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम कार्बोनेट से करा दी। पता है हमको फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होना है, पानी भी अलग होना है, ठीक है भाई। जब दोनों का रिएक्शन हुआ होगा, ये ब्रेकिंग हुई होगी, ये टूट गया होगा, ठीक है, तो टूटा होगा तो बेटा क्या बना होगा, ये Na और Cl सॉल्ट बन के निकल जाएगा। क्लियर?
सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। क्लियर। और Na के 2 मोल है, इसका मतलब है Cl के भी 2 मोल होने चाहिए। तो इसको आप करने के लिए आगे 2 कर दो, क्योंकि Na 2 है ना बेटा, Na2CO3। फॉर्मूला भले Na2CO3 बना, लेकिन अब यहाँ बैलेंसिंग भी तो करके चलना है, क्योंकि जब सॉल्ट NaCl का सॉल्ट बनेगा तो Na का एक ही मोल चाहिए और Cl का भी एक ही मोल चाहिए। जब Na और सोडियम का कार्बोनेट बना तो सोडियम के 2 मोल चाहिए था। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना बेटा कि क्यों यहाँ पर सोडियम 1 है, क्यों यहाँ पर 2 है ना, क्योंकि यहाँ कार्बोनेट की वैलेंसी 2 थी, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी 1 ही है, यहाँ पर केवल इसलिए 1 ही रखना है। तो इसके लिए आपको फिर मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो मोल्स आपको बढ़ाओ ना, यहाँ मैंने 2 मोल कर दिए। तो ऐसा करने से आपका 2 मोल NaCl हो गया, प्लस 2 मोल बढ़ने से अब बचा तुम्हारा ये CO3 बचा और ये 2 मोल H2 बचा, है ना, यही तो बचा। तो एक H देखिए, ठीक है, यहाँ पर H2 जो है बेटा, यानी 2 मोल H है, ये आपका 2 मोल ये H और CO3 से एक O। ठीक है, हमने क्या कहा, 2 ये H जो आपके आगे ये H है, ये H और CO3 जो बचा है उसका एक O। ठीक है, वो O आपका पानी के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक, अब CO के पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचे, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो पानी के साथ निकल गया, तो सिर्फ C और O के पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचे, ये CO2 के गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। आ गई बात समझ में, थोड़ी बहुत रिएक्शन? यस मैम। ठीक बेटा, तो मैंने कहा कि HCl ने अगर हमारा किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो पहली बात तो हमारा क्या बनना है, सॉल्ट बनना है। तो यहाँ पे सॉल्ट आपने कहा, हाँ NaCl इज द सॉल्ट, पीछे भी हमने दिखाया था एग्जांपल आपको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, वाटर आपका निकल गया। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपका। ठीक, ये एक्वस फॉर्म में, NaCl किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में रहेगा और ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक, इसी पानी में आपका NaCl डिजोल्व रहेगा। अब हम ये कहें कि CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो भैया गैस का कलर तो धुआं धुआं जैसा रहना है, चाहे वो H2 गैस निकले चाहे वो CO2 निकले। अब कैसे तुम कंफर्म करोगे कि वो जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस ही निकल रही है? ठीक है, तो CO2 गैस निकलने के लिए तो हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, पानी हमने HCl ले लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी मेटल कार्बोनेट डाल दिया। ये जैसे ही डाला आपने, जैसे ही डाला रिएक्शन होने लगी। ठीक है, सॉल्ट बना प्लस ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम लोगों ने इसको पूरे को, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये भरा है आपका लाइम वाटर। क्या भरा है, लाइम वाटर। ठीक है, इस तरह से पूरा सेटअप तैयार करते हैं। ये क्या करेगा, अगर गैस निकल रही होगी तो गैस यहाँ लाइम वाटर के पास जाएगी। तो गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो लिख लीजिए CO2। CO2 जो क्या कर देता है, CO2 टर्न द लाइम वाटर मिल्की। CO2 टर्न द लाइम वाटर मिल्की। CO2 क्या करता है बेटा, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। बहुत पूछा जाता है कि कैसे कंफर्म करोगे, तो हम लोग इस बीकर में लाइम वाटर भरते, पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। कोई समस्या? ठीक, बस इसको याद कर लो। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मैंने बताया था, इट क्रिएट द पॉप साउंड्स व्हेन वी टेक द बर्निंग कैंडल ऑन फ्रंट ऑफ देयर माउथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको लाइम वाटर, CO2 गैस जो रिलीज हो रही है उसको लाइम वाटर में पास किया जाए। लाइम वाटर का फॉर्मूला हमने तुमको बताया था, क्या होता है लाइम वाटर का फॉर्मूला, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज द लाइम वाटर। ठीक है, और लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्यों मिल्की कर देता है, उसका कारण आप समझ लो, क्योंकि लाइम वाटर Ca, सब नोट डाउन करते जाना भाई हम, क्योंकि नया पेज लेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए इसी पेज में सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस है, ये आपका लाइम वाटर है।
अब लाइम वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, पास की, तो लाइम वाटर कन्वर्ट इनटू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ में इससे पानी भी अलग हो जाता है। ये रिएक्शन देने लगता है, कहाँ देने लगता है? ये जो यहाँ पर मैंने ये जो यहाँ सेटअप तैयार किया है, इस सेटअप में, ठीक है, क्योंकि जैसे ही लाइम वाटर भरा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, CO2 गैस पास की, तो ये आपका लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाना है, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वाइट PPT मिल जाता है। वाइट PPT प्रेसिपिटेट मतलब मोटा मोटा थक्के के रूप में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कहाँ दिखेगा? यहाँ पर, इसी रिएक्शन में यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ही लाइम वाटर था, अब वो डार्क एकदम दूधिया कलर का हो जाएगा, तो लाइम वाटर को मिल्की कर देना PPT फॉर्म में। PPT आप तो जानते ही होंगे, जैसे एकदम मलाई की तरह, ठीक, उस फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप कहोगे कि लाइम वाटर को क्या कर दिया है, मिल्की कर दिया है। और मिल्की क्यों हो गया है? क्योंकि लाइम वाटर कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना के जैसे, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला चूना पत्थर जैसे है ना, ठीक है। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो गया, तो जैसा चूना दिखता है वैसा दिखने लगेगा, ठीक बेटा। यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अटेंडेंस लूँगी, इसको नोट डाउन कर लो, है ना, और बाकी आगे अब मैं कल बताऊँगी। ये जो मैंने 2 रिएक्शंस बताई हैं, ये 2 रिएक्शंस बिल्कुल तैयार कर लो। अब कहेंगे तो तुम लोग तुरंत कॉपी खोल के बताने लगोगे, ठीक है, क्योंकि अब सामने तो बैठे नहीं हो, है ना। लेकिन अब ये तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैडम ने पढ़ा दिया, लेकिन हमको पूरी ईमानदारी से तैयार करना है, ठीक है। जो ईमानदारी दिखाएगा वो आगे जाके सक्सेस होगा, जो ईमानदारी नहीं दिखाएगा उनका तो फिर, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। रिएक्शंस याद करना समझ लो बोझ ही लगेगा। 2 रिएक्शंस, 3 रिएक्शन जैसे होती जा रही हैं, दिन भर में याद कर लो, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। नहीं 2 3 जब चैप्टर याद करने पड़ेंगे तब समस्या हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाकी मैं अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है।